हेलो दोस्तों। मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने राजा रवि वर्मा पे अध्ययन किया था, क्योंकि टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित आपको यहाँ निःशुल्क और एथेंटिक कंटेंट के साथ बहुत बेहतरीन मैटर प्रोवाइड कराया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आज की कक्षा आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अगर एग्जाम की बात की जाए तो आप जानते ही हैं, बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, बड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए, तैयारी आपकी कभी भी एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप तैयारी 100% करके बैठ चुके हैं तो आप वेट करिए कि हाँ भाई आ नहीं रहा है। लेकिन मुझे पता है कि किसी की 100% तैयारी हुई नहीं है। तो आपके पास जितना समय अब एक्स्ट्रा मिल रहा है ये आप लोग के फंड बोनस है। मान के चलिएगा अप्रैल के बाद परीक्षा आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा बिंदु बिंदु है बंगाल शैली। क्या है? बंगाल शैली व बंगाल शैली के कलाकार। इसी को बंगाल स्कूल भी कहते हैं और इसी को बंगाल कलम भी कह दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। आपका ध्यान सर मैं अपने स्क्रीन बोर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। तो देखिए, अगर मैं बंगाल शैली की बात करूँ तो एक चीज़, अभी इसके पहले हमने राजा रवि वर्मा पढ़ा, ठीक उनके पहले हमने कंपनी शैली का अध्ययन किया था। कंपनी शैली का अध्ययन किया था। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में ये पाश्चात्य कला यानी कंपनी शैली को विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन वह पूर्णतः असफल रहे। ऐसा नहीं कर पाए क्या? मतलब कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद भी अंग्रेज भारत में पाश्चात्य कला अर्थात कंपनी शैली का विकास पूरी तरह से नहीं कर पाए। आप देखेंगे कि 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंतिम दशकों में और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में राजा रवि वर्मा के साथ ही कंपनी शैली लगभग लगभग समाप्त हो जाती है। यानी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ आते आते ये जो कंपनी शैली है दोस्तों, यह पूर्णतः समाप्त हो जाती है। आप देखेंगे कि भारत में एक नवीन यानी नई चित्र शैली का शुभारंभ किया जाता है। एक नई चित्र शैली लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसे आप देखेंगे ना कि भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में नवीन चित्र शैली लाने का श्रेय ईवी हैवेल को जाता है। किसे? ईवी ईवी हैवेल। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इस नाम को याद रखिएगा। अगर इस नाम से क्वेश्चन ना मिले आपको तो फिर बताइएगा हमसे। हम बता रहे हैं ना आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। 100% नोट करना। चला, ईवी हैवेल, इनका पूरा नाम अगर आप जानना चाहें, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट विनफील्ड विन ये ना है विनफील्ड हैवेल। ये इनका पूरा नाम है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ईवी हैवेल कहते हो। इनके जन्म की बात कर लें तो 16 सितंबर सन 1861 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किसका दोस्तों? इसी ईवी हैवेल महाराज का। यानी ईवी हैवेल महोदय का जन्म कब होता है? 16 सितंबर सन 1861 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। साथ ही बात कर लें इनकी मृत्यु कब होती है तो जानते रहिए, 31 दिसंबर 1934। 31 दिसंबर सन 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ईवी हैवेल की। बहुत महत्वपूर्ण नाम है भैया। इस नाम को आपको किसी भी तरह से भूलना नहीं है। हालांकि हमारे जितने भी कलाकार भाई बहन हैं, जो भी हमारे भावी शिक्षक अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, वो सारी बातें ये तो जानते हैं बस, लेकिन इसको याद रखना है। आपको याद रखना है इनका जन्म कब होता है। 16 सितंबर 1861 ईस्वी को इनका जन्म हो जाता है।
और 31 दिसंबर 1934 को ये यहाँ से चले जाते हैं, इस पृथ्वी लोक से चले जाते हैं, इनका स्वर्गवास हो जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो ईवी हैवल है, ईवी हैवल जो भारत में पाश्चात्य कला थोपी जा रही थी, ये उसके बहुत बड़े विरोधी थे। कौन? यही ईवी हैवल। यानी कह सकते हैं कि ये भारत पर पाश्चात्य कला के थोपने में बहुत बड़े विरोधी थे और इनका यह मानना था, इनका यही ईवी हैवल साहब का इनका यह मानना था कि कला में अमूल परिवर्तन असंभव है, मतलब संभव है ही नहीं कि कला में अमूल परिवर्तन किया जा सके। देखेंगे कि ये ईवी हैवल महाराज प्राचीन एवं नवीन चित्र शैली को कुछ पुनर्निर्माण करके एक नया पुट देने का काम करते हैं। आप एक डेट याद रखिएगा, सन 1884 से 1896 ईस्वी के मध्य मद्रास कला विद्यालय के ये प्राचार्य बने। यानी आप कह सकते हो कि ये जो ईवी हैवल महाराज हैं, ये भारत में पाश्चात्य कला थोपने के विरोधी थे, सबसे बड़े विरोधी यही थे ईवी हैवल महाराज। आप देखेंगे कि ईवी हैवल महाराज का एक बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही महत्वपूर्ण इनका एक सपना था कि किसी भी तरह भारत में एक भारतीय यानी भारतीय परंपरा से जुड़ी एक शैली को विकसित किया जाए, ना कि कंपनी शैली से संबंधित जो पाश्चात्य कला थी उसको विकसित किया जाए। इसीलिए ये उसके विरोधी थे। ये स्वदेश प्रेम, इस अपने भारतीय परंपरा को विकसित करना चाहते थे, यहाँ की चित्र शैली को विकसित करना चाहते थे। बात आती है सन 1884 की। 1884 में ये ईवी हैवल सर जो थे, ये मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त होते हैं और कब तक बने रहते हैं? सन 1896 ईस्वी तक। आगे आप देखेंगे कि 1896 ईस्वी से क्या भाई थोड़ा साफ है कर देते हैं। 1896 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य हुए। यानी 1884 से 1896 ईस्वी तक इन्होंने मद्रास कला के विद्यालय में प्राचार्य का काम संभाला, कार्यभार संभाला। वहाँ का जो प्राचार्य का पद था उसे सुशोभित करने का काम किया। उसके बाद ठीक तुरंत बाद 96 से यानी 1896 से 1905 ईस्वी तक ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए, या इस मध्य कलकत्ता विद्यालय के प्राचार्य पद पर ये आसीन रहे, सुशोभित किए, सुसज्जित किए उस पद को। दोस्तों इनका जो एक बहुत बेहतरीन सपना था कि भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चित्र शैली को विकसित किया जाए जिसमें स्वदेश प्रेम निहित हो। तो इनके सपनों में जान तभी आई जब ये यहाँ पर यानी 1896 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। यही कलकत्ता में ही इन्हें एक इनका बहुत बड़ा प्रमुख सहयोगी के रूप में जाना जाता है, अवनींद्र नाथ टैगोर। यानी अवनी बाबू जी थे, जो अवनी बाबू रहे, अवनींद्र नाथ ठाकुर कह लो या अवनींद्र नाथ टैगोर कह लो, दोनों बात एक ही है। यही कलकत्ता में ही इन्हें एक प्रमुख, किसको? ईवी हैवल साहब की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें एक प्रमुख सहायक के रूप में अवनींद्र नाथ टैगोर जी मिलते हैं, जिसे इनके सपनों में जान आ जाती है, इनके सपने साकार होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं ईवी हैवल महोदय की। ईवी हैवल ने, आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईवी हैवल आपने देखा कि कलकत्ता में इन्हें एक प्रमुख सहायक के रूप में व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अवनींद्र नाथ टैगोर है। अवनींद्र नाथ टैगोर से भी क्वेश्चन बनेगा
मैं जो बता रहा हूँ उसको आप मानिए। अवनींद्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है कला विषय में। आपके टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ये अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ईवी हैवेल ने इंडियन इंडियन स्कल्पचर, अरे भाई क्या लिख दिए, इंडियन स्कल्पचर, ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। क्या है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर और आइडियल्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग है और ये इंडियन आर्किटेक्चर है और आइडियल्स, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये लिखने का काम ईवी हैवेल महोदय ने किया। और उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखकर ये बताया, उन्होंने लिखकर ये बताया, ये भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार का ध्यान भारतीय कला एवं परंपरा की ओर आकृष्ट करना चाहते थे, आकर्षित करना चाहते थे। ये ईवी हैवेल महोदय के नाम से इन पुस्तकों को आप जानते रहिएगा। हालांकि मैं ये क्लास पहले ही स्टार्टिंग में ही ले लिया था, जिसमें सारे पुस्तक और जो प्रमुख प्रमुख पुस्तकें थी उनके रचयिता थे, हमने उनका सभी का नाम आपको नोट करा दिया था। बहुत बेहतरीन तरीके से एक क्लास में सारी चीजें हमने कंप्लीट करा दी थी। तो दोस्तों, ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर जी के अथक प्रयासों से, ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयासों से लगभग 10 वर्ष के अंदर ही, लगभग 10 वर्ष के अंदर ही स्वदेशी कला, जिसे आप स्वदेशी कला कह रहे हैं, स्वदेशी कला शैली का विकास होता है, जिसे बंगाल शैली नाम दिया जाता है। जिसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या चुना जाता है? बंगाल शैली नाम दिया जाता है। बात अब समझ में आ रही होगी। जिसे क्या कहा जाता है? बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि यह शैली 1895 से लेकर 1920 ईस्वी तक एक निश्चित क्षेत्र में फैली। कौन? यही बंगाल शैली। इसको ध्यान दीजिएगा कि 1895 से 1920 ईस्वी के मध्य एक निश्चित क्षेत्र में फैली। और इसके विकास में आप देखेंगे, ये जो बंगाल स्कूल या बंगाल शैली हम पढ़ रहे हैं, इसके विकास में अवनींद्रनाथ टैगोर जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यानी मिला जुला के कह सकते हैं कि पहल तो ईवी हैवेल महोदय ने की, लेकिन ईवी हैवेल महोदय का जो सपना था स्वदेशी कला एवं परंपरा का, ये अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। तो उनके सहयोगी के रूप में कलकत्ता में उन्हें यही मिलते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने पूरी तन्मयता से इनका सहयोग किया और बंगाल शैली के रूप में इस शैली को विकसित किया। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो बंगाल शैली है, या जिसे आप बंगाल कलम कहते हो, या जिसे आप बंगाल स्कूल कहते हो, आप देखेंगे बंगाल शैली हो, चाहे बंगाल कलम हो, चाहे बंगाल स्कूल हो, उसमें सामाजिक, चाहे आर्थिक, आर्थिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप इतना जानिए कि राजनैतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सारी जो इस सारे क्षेत्र में यूरोपियन प्रभाव के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जो बंगाल स्कूल है,
बंगाल कलम है, बंगाल शैली है, यह सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में यूरोपियन कला के विरुद्ध एक महान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। एक महान आंदोलन था दोस्तों। आप देखेंगे कि जो देश में स्वदेश प्रेम तथा तत्कालीन परिस्थिति का प्रतिफल मिला, उसे आप बंगाल शैली के रूप में विकसित होते हुए देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप देखेंगे कि उस समय एक नारा ही चल रहा था कि भारतीय परंपरा की ओर पुनः चलो। उस समय एक नारा ही चल रहा था कि भारतीय परंपरा की ओर पुनः चलो। क्या नारा था भैया? भारतीय परंपरा की ओर पुनः चलो। आप देखेंगे कि इस शैली में तमाम प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया गया चित्रण करने के लिए। इसमें टेम्परा रंग का भी प्रयोग किया गया, इसमें वाष्प तकनीकी का भी प्रयोग किया गया। टेम्परा के साथ साथ इसमें आप देखेंगे वाष्प तकनीकी का प्रयोग हुआ, वाष्प के साथ जल रंग का प्रयोग हुआ, जल रंग के साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो वाष्प पेंटिंग है, वाष्प पेंटिंग के साथ साथ जैसे कि मुगल चित्रकला जब आपने देखा था, तो मुगल कालीन चित्रकला में आपने देखा था कि रेखाएं सौंदर्य कितनी थी, कितने लयात्मक तरीके से रेखाओं को खींचा गया था इसमें। और मुगल में आप देखेंगे कि अजंता में रेखात्मक का सौंदर्य और मुगल शैली में जो आपने देखा सौम्य रंग योजना, इन दोनों को कंपेयर यानी तुलना करते हुए ये जो दोस्तों बंगाल शैली कोई ऐसा नहीं कि आसमान से टपक आई। इन्हीं सब ये जो अजंता थी, अजंता शैली, आपकी मुगल कालीन जो चित्रकला थी, इन्हीं शैलियों, चूंकि ये हमारे देश में पनपने वाली शैलियां थी, भले ही इनका जो मुगल शैली है ईरान से आई थी, लेकिन ईरान का प्रभाव जहांगीर के आते आते कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो देखिए सर, ऐसा है ना कि ये जो मद्रास है, मद्रास कला विद्यालय है, ये भले ही प्रथम भारतीय कला विद्यालय रहा हो, जो मद्रास कला विद्यालय है यह भले ही प्रथम भारतीय कला विद्यालय रहा हो, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, कलाकारों का जो प्रथम समूह था वह कलकत्ता यानी बंगाल शैली के रूप में ही जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।